A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 15th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Seize the Fire. देखो, seize the fire का मीनिंग होता है, seize का जो मतलब होता है क्लैंप करना, यानी किसी चीज को बंद कर देना. एंड द फायर, फायर का वैसे जनरल मीनिंग होता है आग, लेकिन सीज द फायर का यहाँ पे मीनिंग दिया है कि दो ऐसी कंट्रीज, मतलब अभी जैसे अगर मैं बात करता हूं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है, एक वॉर की स्थिति बनी हुई है, तो उसको सीज द फायर का मतलब हो गया कि अभी जो वॉर की वो जो स्थिति बनी हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसको सीज कर देना चाहिए, उसको क्या कर देना चाहिए, क्लैंप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए ऑन इनडिस्क्रिमिनेट. देखो, ऑन इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है रेकलेस या अंधाधुंध बॉम्बिंग ऑफ सिविलियन इन गाजा. तो अभी फिलहाल क्या हुआ है, गाजा एक पर्टिकुलर सिटी है फिलिस्तीन की, तो इजराइल ने गाजा के ऊपर एक इनडिस्क्रिमिनेट अंधाधुंध बॉम्बिंग की है, जिसमें बहुत सारे सिविलियन जो है, सामान्य जो इंसान है वो मारे गए हैं. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो अभी फिलहाल फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, बहुत ज्यादा स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, डेडलॉक बना हुआ है, तो जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही है दोनों ही तरफ से, इजराइल की तरफ से भी और फिलिस्तीन की तरफ से भी. तो ये सीज द फायर होना चाहिए. मींस इस जो पर्टिकुलर ये स्टैंड ऑफ की स्थिति जो बनी हुई है, वॉर की जो स्थिति बनी हुई है, तो इसको क्या कर देना चाहिए, सीज द फायर, इसको बंद कर देना चाहिए दोनों कंट्रीज को मिलकर. तो इसी बात पे हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं. द इजराइल राइट टू डिफेंड इटसेल्फ. देखो, इजराइल का हक है, मानो हर कंट्री का अपना हक है, तो इजराइल का हक है टू डिफेंड इटसेल्फ, कि वो खुद को डिफेंड कर सके, खुद को प्रोटेक्ट कर सके. बट डज नॉट एक्सटेंड, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सटेंड का मतलब बढ़ावा देना, टू इनडिस्क्रिमिनेट. इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब हो गया अंधाधुंध बॉम्बिंग ऑफ सिविलियन इन गाजा. देखिए, हर एक कंट्री का ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकती है, इजराइल का भी अपना राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोगों के ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से, अंधाधुंध तरीके से क्या करे, बॉम्बारिंग करे, जैसे कि उसने गाजा के अंदर, गाजा एक फिलिस्तीन की एक पर्टिकुलर सिटी है, उसमें बहुत सारे सिविलियन लोग मारे गए बॉम्बिंग के अंदर. तो यानी इजराइल अपने आप को तो डिफेंड कर सकती है, लेकिन ये राइट नहीं है कि वो सिविलियन के ऊपर भी क्या करे, बॉम्बार्मिंग करे, जिसमें बहुत सारे सिविलियन मारे गए. फ्रॉम इजराइल आर्म फोर्सेस, और जहां तक मतलब बात की जाए इजराइल की जो आर्म फोर्सेस है, डिफेंस है, जो फोर्सेस है, स्टॉर्मिंग. स्टॉर्मिंग का मतलब तूफान करना, तूफान होता है वैसे स्टॉर्मिंग, लेकिन यहाँ पे बॉम्बिंग है, मतलब बॉम्बिंग करना. यरूशलेम, यरूशलेम अल अस्का मॉस्क्यू. तो यरूशलेम के अंदर एक मॉस्क्यू है, एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अस्का मॉस्क्यू. ऑन मंडे, तो मंडे को क्या किया इजराइल ने, इन रिवेंज, एक रिवेंज के अंदर बदला लेने के मनोभाव से उसने क्या किया, अल अस्का मॉस्क्यू जो कि यरूशलेम के अंदर है, मंडे उसके ऊपर बॉम्बार्डिंग की. मॉर्निंग किस बात थी ये, टू इजराइल पाउंडिंग. पाउंडिंग का मतलब होता है यहाँ पर शॉक्ड कर देना, चकमा देना. गाजा किसकी सिटी है, फिलिस्तीन की सिटी है. विद एयर स्ट्राइक आर्टिलरी ऑन थर्सडे, और साथ के साथ उसने क्या किया इजराइल ने, मतलब गाजा के अंदर, गाजा क्या है, एक फिलिस्तीन की सिटी है, तो वहां पर भी एयर स्ट्राइक की, हवाई हमले किए. आर्टिलरी, आर्टिलरी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आर्टिलरी हो गया, तोप वगैरह के साथ उसने हमले किए थर्सडे नाइट को, इन रिस्पॉन्स टू द रॉकेट फायरिंग बाय द हमास. अभी हमास क्या है, देखो हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है, अनऑथोराइज्ड मिलिट्री फोर्स कह सकते हैं आप, किसकी, फिलिस्तीन की तरफ से. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इजराइल के ऊपर बॉम्बार्मिंग की थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए, उसको रिवेंज के तौर पर, तो इजराइल ने क्या किया, पहले तो उन्होंने मंडे मॉर्निंग को जो अल अस्का मॉस्क्यू है यरूशलेम के अंदर, उसके ऊपर क्या कर दिया उन्होंने बॉम्बार्मिंग की. फिर उसके बाद क्या किया, थर्सडे नाइट को उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, आर्टिलरी यूज की, तोप वगैरह वहां पर यूज किए, वेपन्स यूज किए, एंड पाउंडिंग, चकमा दे देना. गाजा क्या सिटी होगी फिलिस्तीन की, तो पूरी की पूरी फिलिस्तीन जो गाजा सिटी है उसको क्या कर दिया, चकमा दे दिया. सडनली उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ऐसा कुछ हो जाएगा, और बहुत सारे लोग मारे गए उसके अंदर.
और ये क्यों किया? क्योंकि हमास जो कि वहां का मिलिटेंट ग्रुप है, फिलिस्तीन का मिलिटेंट बोल सकते हैं, या वहां के हिसाब से अनऑथोराइज्ड मिलिट्री फोर्स बोल सकते हैं हम उसको, उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया था। द इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट, जो इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, मनमुटाव जो बना हुआ है, हैज एस्केलेटेड। एस्केलेट का मतलब बढ़ जाना, डेंजरसली बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ चुका है विद इन डेज। कुछ ही दिन के अंदर इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो एक ये मनमुटाव बना हुआ है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, डेंजरस हो गया है। सॉरी, एटलीस्ट कम से कम 119 Philistines, including 31 children, have been killed in Israel attacks on Gaza since May 10। और मतलब जब अगर बात की जाए तो फिलिस्तीन मतलब क्या है, इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला किया, उस हमले के अंदर 119 फिलिस्तीन मारे गए, जिसमें 31 के करीब क्या थे, बच्चे थे। have been killed, मारे गए। इजराइल ने अटैक किया था गाजा के ऊपर, मतलब ये बात है 10 मई से अभी तक की अगर बात की जाए तो कम से कम 119 के करीब फिलिस्तीन मारे गए हैं, उसमें से 31 बच्चे थे। While the 9 people were killed in Israel, और इसके रिस्पॉन्स में जब फिलिस्तीन ने इजराइल के ऊपर अटैक किया तो उसके अंदर कम से कम 9 people were killed, 9 लोग मारे गए इन इजराइल के अंदर, इन द रॉकेट अटैक्स इंक्लूडिंग, जिसमें रॉकेट अटैक्स किए थे हमास ने। तो हमास ने जवाब देने के लिए इजराइल के ऊपर रॉकेट क्या किए थे, अटैक्स किए थे, जिसके अंदर 9 लोग मारे गए। उन 9 लोगों में इंक्लूडिंग एन इंडियन, एक इंडियन भी था, एक भारतीय नेशनल था, एंड ए चाइल्ड, और एक बच्चा था। यानी कहने का मतलब उन 9 लोगों में भी क्या था, एक भारतीय था और एक बच्चा था, जो कि इजराइल के अंदर मारे गए। और रॉकेट किसने लॉन्च किए थे? वो हमास, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है, कहाँ का, फिलिस्तीन का, उन्होंने लॉन्च किए थे। फॉर नाउ, अगर आपकी बात कीजिए, फॉर नाउ बोथ साइड्स हैव रिफ्यूज्ड टू स्टैंड डाउन। स्टैंड डाउन का मतलब हो गया यहाँ पर, स्टैंड डाउन का मतलब अपनी बात को मना करना या रिफ्यूज करना। स्टैंड डाउन फ्रॉम द फाइटिंग डिस्पाइट, हालांकि स्टैंड डाउन का मतलब रुक जाना, सीज करना, मतलब हालांकि दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों साइड्स जो हैं, साइड्स मतलब अगर बात की जाए इजराइल की और फिलिस्तीन, दोनों इस बात के लिए मना करी कि स्टैंड डाउन का मतलब यहाँ पर हो गया रुक जाने के केस में सीज करना, यानी दोनों के दोनों फाइटिंग करने से मना, फाइटिंग करने से क्या है, पीछे हटने से, फाइट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और लगातार अपनी फाइट को जारी कर रहे हैं। डिस्पाइट इसके अलावा इंटरनेशनल अपील्स, हालांकि बहुत सारी जो कंट्रीज है वो आगे ही है, और उन्होंने इन दोनों कंट्रीज को अपील भी की है, उन्होंने याचना की है कि दे शुड सीज द फायर, इट मीन दे शुड स्टॉप द वॉर, कि उनको इस वॉर को रोक देना चाहिए, बिकॉज मिलियंस देयर आर सो मेनी इनोसेंट पीपल आर बीइंग किल्ड, बहुत सारे जो इनोसेंट लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, वो मारे जा रहे हैं। इजराइल कैन नॉट इवेड, जहां तक इजराइल की बात है, कैन नॉट इवेड, इवेड का मतलब था बच के निकलना, इवेड कैन नॉट इवेड, इजराइल कैन नॉट इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्राइसिस इनगल्फिंग द रीजन। और जहां तक इजराइल की बात है, तो इजराइल इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, इस दायित्व से वो बचकर नहीं निकल सकता है। फॉर द क्राइसिस, ये जो संकट हुआ है, इनगल्फिंग, निगलना, इनगल्फ का मतलब निगलना, स्वेलो अप, निगलना, द रीजन, जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इजराइल का या फिलिस्तीन का जो आसपास का इलाका है, तो मतलब जो क्राइसिस पैदा हुआ है, तो इजराइल का एक मतलब एक रवैया है, मतलब कभी से इजराइल अपनी पावर को कैप्चर करना चाहता है, अपनी लैंड को एक्सटेंड करना चाहता है। तो ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है, तो इसने पूरे का पूरे क्षेत्र को इनगल्फ कर लिया है, और इजराइल इस बात से क्या क्या नहीं कर सकता है, इवेड नहीं कर सकता है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचकर नहीं जा सकता है। देयर वाज ऑलरेडी रीसेंटमेंट, देखो रीसेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन का मतलब कह सकते हो तनाव, among the Philistine in the occupied territories, occupied का मतलब कैप्चर कह सकते हो, सीज कह सकते हो, टेरिटरीज का मतलब क्षेत्र हो गया या जो एरिया था, राइट। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इजराइल का एक रवैया रहा है, एंड इट कैप्चर्स द लैंड ऑफ फिलिस्तीन, और इजराइल क्या करता है, जो फिलिस्तीन की लैंड है उसको कैप्चर करता है, उसको सीज करता है, और उस पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनके बीच में क्या बना हुआ, पहले से ही ऑलरेडी रिसेंट बना हुआ नाराजगी बनी हुई है। और वो लोग जो कि जिन वो पर्टिकुलर क्षेत्र जिसके अंदर वो फिलिस्तीन लोग आते हैं, और जिसको किसने कैप्चर कर लिया है, जिसको इजराइल ने कैप्चर कर लिया, वो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट दिखा रहे हैं, अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, किसकी तरफ, टुवर्ड्स इजराइल, इजराइल की तरफ अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रही है। एज इजराइल, जैसे कि इजराइल हैज एक्सपेंडेड, बढ़ा देना, जूश, यहूदी सेटलमेंट्स
एंड डीपेंड ऑक्यूपेशन, डीपेंड का मतलब और भी ज्यादा, ऑक्यूपेशन का मतलब यहाँ पर कैप्चर कह सकते हो। और जो मतलब क्या है, तो यहाँ एज आई टोल्ड यू, जैसे कि इजराइल का रवैया रहा है कि वो ज्यूश जो है, यहूदी जो सेटलमेंट है, वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहता है कहाँ पे, फिलिस्तीन के अंदर, उसको कैप्चर करना चाहता है। और फिलिस्तीन का बहुत सारा डीपेंड ऑक्यूपेशन का मतलब हो गया, जो फिलिस्तीन का जो टेरिटरी है उसको कैप्चर करना चाहता है और अपना एरिया को एक्सटेंड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है, और ज्यादा से ज्यादा जो यहूदी हैं उनको सेटलमेंट करना चाहता है, उनको वहां पे बसाना चाहता है। तो ये जो अप्रोच है, जिसकी वजह से फिलिस्तीन और जो इजराइल है उसके बीच में बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट की क्या बनी हुई है, एक स्थिति बनी हुई है, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्लाइड। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट, देख लेते हैं। हैज एस्केलेटेड, देखो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। हैव बीन किल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, हैव के बाद आपने बीन और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। टू स्टैंड डाउन, ये आपका इन्फिनिटिव केस होगा, 2 + V1। ऑक्यूपाइड आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। ब्लू कलर में आपके सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सारे के सारे डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पर्पल कलर में आपके हो गए फ्रेज, राइट। बिसाइड्स इसके अलावा, अगर इसके अलावा बात की जाए, इजराइल हाई हैंडेडनेस, देखो हाई हैंडेडनेस का जो मीनिंग होता है लॉर्डलीनेस, लॉर्डलीनेस का मीनिंग और मनमानी, यानी जो इजराइल है वो अपनी मनमानी भी दिखा रहा है। कैसे? इन ईस्ट यरूशलेम, यानी जो ईस्ट पार्ट है यरूशलेम का, तो उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो इजराइल है वो अपनी मनमानी भी दिखा रहा है। एंड द मूव टू इविक्ट, इविक्ट का मतलब हो गया किसी को निष्कासित करना, बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना, बेदखल कर देना। फिलिस्तीन फैमिलीज फ्रॉम देयर होम इन शेख जारा, देखें शेख जारा क्या है, एक पर्टिकुलर जगह है जो कि यरूशलेम के आसपास है, उसका नेबरहुड के अंदर पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो इजराइल है वो अपनी एक मनमानी दिखाते हुए उसने क्या किया, जो जो फिलिस्तीन फैमिलीज थी वहां पर, जो यरूशलेम के आसपास जो जो शेख जारा नाम का जो एरिया है, जो कि कहां पर है, जो कि यरूशलेम के आसपास है। तो इजराइल ने अपनी अपनी मनमानी दिखाते हुए तो उसने क्या किया, उनको वहां से इविक्ट कर दिया, वहां से उनको बेदखल कर दिया, यानी उन फैमिलीज को जो कि कहाँ थी, शेख जारा नाम की जगह पे थी, जो कि यरूशलेम के आसपास है। तो इजराइल ने क्या किया, अपनी मनमानी दिखाते हुए उन फैमिलीज को वहां से क्या कर दिया, बेदखल कर दिया, वहां से निकाल दिया। फॉर ज्यूइश सेटलर्स, ज्यूइश सेटलर्स मतलब उन फैमिलीज को निकालकर किनको सेटल करना चाहते थे, वो जो यहूदी लोग हैं उनको वो सेटल करना चाहते थे। दिस इज लाइक दिस इज नॉट एडिक्वेट, ऑब्वियसली बात है, ये अच्छी बात भी नहीं है, दिस इज नॉट डिसेंट वे, ये एक अच्छा तरीका भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसराइल ने मतलब ये गलत स्टेप उठाया कि जो फैमिलीज ऑलरेडी वहां पे सेटल थी, ठीक है, उनको वहां से हटाकर किनको वहां पे सेटल करने की कोशिश की, यहूदी जो सेटलर्स थे उनको वहां पे सेट करने की कोशिश की। एंड एडेड टू द एंगर, और जब ये चीज की किसने, जब इसराइल ने ये चीज की तो इसने एंगर को, गुस्से को बढ़ा दिया, लीडिंग टू द क्लैशेस, क्लैशेस का मतलब भिड़ंत, और ऑब्वियसली बात है इसकी वजह से फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया, क्लैश हो गया, भिड़ंत होगी। हमास, हमास कौन है, देखो हमास एक मिलिटेंट ग्रुप है या अनऑथोराइज, जिसको मिलिट्री ग्रुप बोल सकते हैं, अनऑथोराइज, मतलब अगर बात की जाए फिलिस्तीन की तरफ से तो वो अनऑथोराइज एक डिफेंस या फोर्स कह सकते हैं, जो फिलिस्तीन के राइट के लिए लड़ती हमेशा। ओके, तो उसने क्या किया, हमास विच क्लेम्स टू, जो हमास जो ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, वो क्लेम करता है, दावा करता है इस बात का, द मेन नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स, रेजिस्टेंस का मतलब हो गया जो किसी भी चीज का प्रतिरोध या प्रतिरोध करता है, अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन सीज्ड ऑन, अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन सीज्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी, देखो अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन, यहां तक करते एक बार। तो हमास क्या एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि फिलिस्तीन का फेवर करता है, फिलिस्तीन का मतलब एक अनऑथोराइज एक मिलिट्री ग्रुप बोल सकते हैं जिसको आप, वो क्या करता है, जो इजराइल का एक जो एटीट्यूड है कि वो जमीन को कैप्चर करना चाहता है फिलिस्तीन की, तो हमेशा से उस इजराइल को क्या करता है, उस इजराइल को हमेशा ही उसके एक रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है, हमेशा उसको क्या करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो हमास हमेशा से फिलिस्तीन के हमास हमेशा हमेशा से ही इजराइल के अगेंस्ट रहा है, क्योंकि इजराइल हमेशा से उसकी जमीन को कैप्चर करना चाहता है, तो इसकी वजह से वो उनको हमेशा ही क्या करते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं, उनको रेजिस्ट करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो जब हमास को ये देखो, हमास सीज का मतलब यहाँ पर किसी चीज को वैसे पकड़ना होता है,
ऑन अपॉर्चुनिटी एंड एस्केलेटेड। और जब हमास ने ये देखा कि मतलब क्या हुआ कि जो फिलिस्तीन जो फैमिलीज जो कि शेख जारा नाम की जगह पे मतलब क्या थे, वहां पर वो सिचुएटेड थे, वहां पे रह रहे थे, तो उनको इजराइल ने क्या किया, वहां से उनको निकाल दिया। किन के लिए? क्योंकि यहूदी को, सेटलर्स को वहां पे वो सेट करना चाहते थे, तो ये बात हमास को अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया, सीज्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी, यानी कैप्चर द अपॉर्चुनिटी, उसने अपॉर्चुनिटी को पकड़ा, अपॉर्चुनिटी को क्या किया उसने, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया एंड एस्केलेटेड, बढ़ावा देना, द क्राइसिस, और संकट को भी ज्यादा बढ़ावा दे दिया विद रॉकेट अटैक्स। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया हमास ने बदला लेने के लिए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इजराइल के ऊपर रॉकेट अटैक्स कर दिए, जिसकी वजह से ये जो क्राइसिस है, ये अभी ये जो एक स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, वो और भी ज्यादा एस्केलेट होगी, वो और भी ज्यादा बढ़ गई। इजराइल हैज वॉवड का मतलब टेकन ऑथ, कसम लेना, शपथ लेना, टू डिस्ट्रॉय हमास मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। और जहां तक इजराइल की बात है, तो इजराइल ने इस बात की भी कसम ली है कि जो हमास जो मिलिटेंट ग्रुप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है किसका, फिलिस्तीन का, वो उसको जड़ से खत्म कर देगा। बट इजराइल नोज, लेकिन इजराइल इस बात को भी जानता है दैट इट इज इजियर सेड देन डन। मतलब ये कहना तो आसान है कि वो हमास को क्या कर देगा, हमास को जड़ से खत्म कर देगा, लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इन 2014, अगर 2014 की भी बात की जाए, इजराइल कैरिड आउट का मतलब हो गया एग्जीक्यूटेड अ 7 वीक लॉन्ग ऑपरेशन। तो इजराइल ने क्या किया था, एक 7 दिन का एक ऑपरेशन चलाया था विद द सेम ऑब्जेक्टिव। किस ऑब्जेक्टिव से? सेम ऑब्जेक्टिव था उसका। क्या उद्देश्य था कि वो हमास को क्या करना चाहते हैं, जड़ से खत्म करना चाहते हैं। 2014 में भी इजराइल ने एक ऐसा ही ऑपरेशन चलाया था। 7 years लेटर, 7 सालों के बाद, देयर इज हमास, हमास अब भी है, एंड फायरिंग ओवर 1800 रॉकेट्स इनटू इजराइल विद इन 5 days। और अगर बात की जाए पिछले 5 दिनों के अंदर, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कन्फ्लिक्ट की जो स्थिति बनी हुई है, उसके अंदर हमास ने 1800 के करीब जो रॉकेट्स हैं दाग दिए हैं। किनके ऊपर? किनके ऊपर दाग दिए हैं? इजराइल के ऊपर दाग दिए। तो इस बात का ये दावा करते हैं कि हमास अब भी एग्जिस्ट करता है। बियॉन्ड द रिटॉरिक, देखो रिटॉरिक का मतलब होता है एलिक्वेंस, वक्र पटुता, मतलब बोलने की कला बोल सकते हो जिसको, बाय द बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड से मतलब अपनी अपनी स्टेटमेंट्स दी जा रही है। दिस इज लॉस सिचुएशन। देखो लॉस सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें मान लो दो पार्टीज है, तो दोनों ही पार्टीज को नुकसान होता है, किसी को कोई फायदा नहीं होता है। एज वी नो दैट वॉर कैन नॉट बेनिफिट एनी पर्टिकुलर कंट्री। वॉर से किसी भी कंट्री को फायदा नहीं होता। तो यहाँ तक बात की जा रही है इसराइल की और फिलिस्तीन दोनों के लिए लॉस सिचुएशन बना हुआ है, इन विच द सिविलियन आर टेकन हॉस्टेजेस। और मतलब ऑब्वियसली बात है, ये जो एक डेडलॉक बना हुआ है फिलिस्तीन और इसराइल के बीच में, तो इसकी वजह से जो सिविलियन है, जो आम जनता है ना, आर टेकन हॉस्टेजेस। हॉस्टेजेस का मतलब बंदी बन जाना। मतलब ऑब्वियसली बात है, लड़ाई वो कर रहे हैं तो, और हॉस्टेजेस कौन बन गए, बंदी कौन बन गए, आम जनता को इसको खामियाजा उठाना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं वो हॉस्टेजेस बन गए हैं, बंदी बन गए हैं। हमास रॉकेट्स डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इजराइल सिविलियन एंड सोल्जर्स। अब हमास ने जो मतलब 1800 के करीब जो रॉकेट दागे इजराइल के ऊपर, वो डिस्टिंग्विश नहीं करते, इस चीज का फर्क नहीं करते हैं कि ये तो इजराइल सिविलियन है, ये तो आम जनता है, ये सोल्जर्स है। तो जब बॉम्ब गिरेगा तो इस बात को डिस्टिंग्विश थोड़ी करेगा कि ये तो सोल्जर है, मैं इसके ऊपर जाके गिरने वाला हूँ, ये सिविलियन है, मैं इसके ऊपर नहीं गिरूंगा। तो इस चीज का कोई डिस्टिंग्विश थोड़ी करता है। इट मीन्स इन शॉर्ट, यहाँ पे एडिटर ये बोलना चाहता है कि इसके अंदर बहुत सारे सिविलियन जो कि इनोसेंट है वो भी मारे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। while the Iron Dome defense system neutralized the most of the rockets। देखिए हालांकि बात की जाए इजराइल का जो एक डॉम डिफेंस सिस्टम है, आयरन डॉम डिफेंस सिस्टम, जो कि क्या करता है, जो बॉम्ब होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। तो बहुत सारे रॉकेट्स को तो उस सिस्टम ने क्या कर दिया, निष्कर्ष मतलब क्या कर दिया, उसको खत्म कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। सम एक्चुअली हिट इजराइल पॉपुलेशन सेंटर, लेकिन कुछ ऐसे मतलब क्या थे, बॉम्ब्स थे जो कि हिट इजराइल पॉपुलेशन सेंटर्स, जो कि इजराइल, जहां पर इजराइल के जो सिविलियन थे उस पॉपुलेशन में भी जाकर गिरे, किलिंग सिविलियन, जिसमें बहुत सारे सामान्य जो आम जनता थी वो मारी गई। रेजिंग कंसर्न फॉर द कम्युनिटी रूलर्स। और कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी के जो रूलर्स हैं, कंट्री के जो रूलर्स हैं, वहां के जो मिनिस्ट्री है, जो प्रेसिडेंट है, तो उनके लिए क्या बहुत सारे कंसर्न्स, बहुत सारी चिंताएं बढ़ा दी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है
ये जो कंफ्लिक्ट बना हुआ, मनमुटाव बना हुआ है फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, तो इसमें सिविलियन मारे जा रहे हैं, आम जनता मारी जा रही है, चाहे वो इजराइल की तरफ से हो चाहे वो फिलिस्तीन की तरफ हो, आम जनता क्या है, हॉस्टेजेस बन चुकी है और आम जनता इसमें मारी जा रही है। तो ये इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। वॉर कैन नॉट बी द सॉल्यूशन टू एनी कंफ्लिक्ट, वॉर किसी भी कंफ्लिक्ट का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इसराइल, आई थिंक एज फार एज आई डू अंडरस्टैंड, तो इसराइल और फिलिस्तीन को इस चीज पे डिस्कस करना चाहिए, उनको इस कंफ्लिक्ट की स्थिति को खत्म करना चाहिए, बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। चलो इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स में फर्क बताता हूँ। देखो ये जो बिसाइड्स होता है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, लेकिन जो बिसाइड होता है BESIDE, ये बिसाइड होता है कि इसका मतलब होता है टुगेदर विद, किसी के साथ की जब बात करते हैं तो टुगेदर विद ये होता है बिसाइड, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अलावा। टू बी ये आपका हो गया इन्फिनिटिव के 2+V1 आपने यूज कर दिया, सीज्ड आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। सेड देन, देखो अब ये जो है आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज किया है, सेड देन डन, तो यानी वर्ब के बीच में कंपैरिजन हमने कर लिया। आर टेकन ये हो गया आपका पैसिव स्ट्रक्चर, बी का पैसिव स्ट्रक्चर, बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है आर, क्योंकि सिविलियन आपका प्लूरल है, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया टेकन। जो आपको ब्लू कलर में दिखाई पड़े वो सारे के सारे मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। पर्पल कलर में आपके फ्रेजेस हैं और ब्लू ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है ग्रीन कलर में आपके। इजराइल इज इन फैक्ट विटनेसिंग ए ट्विन क्राइसिस। अब इजराइल के लिए क्या है, इजराइल मतलब दोहरी विटनेस करना, सामना करना, ट्विन क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब संकट। अभी इजराइल के सामने एक दोहरा संकट पैदा हो गया है, यानी कहीं ना कहीं वो दोहरी संकट की स्थिति में आ गया है। while the conflict, ये जो मनमुटाव बना है विद हमास इज एस्केलेटिंग इनटू लैंड अटैक, क्योंकि जो हमास जो कि वहां का फिलिस्तीन का एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि हमेशा से रिस्ट्रिक्ट करता है किसको, इजराइल को, तो वो जो कंफ्लिक्ट विद हमास इज एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग का बढ़ना इनटू लैंड अटैक, मतलब वो लैंड अटैक के ऊपर बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब लगातार हमास अटैक करें इजराइल के ऊपर। एंड इजराइल सिटीज आर ग्रिप्ड बाय द रॉइड्स, पहले तरफ से तो मतलब ये एक रीजन हो गया क्योंकि हमास लगातार लैंड अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर, क्योंकि फिलिस्तीन के मतलब ट्विन क्राइसिस है उसके साथ, मतलब दो उसके कह सकते हैं ट्विन क्राइसिस का मतलब उसके ऊपर इजराइल के ऊपर दो संकट मंडरा रहे हैं एक तरह से, या जो इजराइल है वो दो संकट का सामना कर रहा है। कौन सा, एक तो वो जो हमास लगातार एस्केलेट कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, लैंड अटैक्स कर रहे हैं किसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, और दूसरा इजराइल सिटीज आर ग्रिप्ड, ग्रिप का मतलब होता है पकड़े रहना, बाय द रॉइड्स, रॉइड्स झगड़े हो गया बिटवीन ज्यूइश विजिलेंट्स, विजिलेंट्स का मतलब हो गया कहीं ना कहीं अवेंजर्स, बदला लेने वाले, और अरब मॉब्स, मॉब्स क्या होता है, वायलेंट क्राउड होता है जिसको आप हिंसक भीड़ बोल सकते हैं। एट द सेम टाइम जो ज्यूस विजिलेंट्स हैं और अरब जो मॉब्स हैं उनके बीच में रॉइड्स हो गए, उनके अंदर दंगे फसाद हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन दंगे फसाद ने भी इसराइल को जकड़ा हुआ है, पकड़े हुआ है। द रॉइड्स, ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं, द रॉइड्स prompted, prompted का मतलब उकसाना, प्रेसिडेंट रिवेन रिवलिन, प्रेसिडेंट यूएन रिवलिन टू इवॉक फियर्स ऑफ सिविल वॉर। अब ये जो प्रेसिडेंट किसके, इजराइल के हैं, तो उन्होंने जब ये रॉइड्स देखे, दंगे फसाद देखे, तो प्रॉम्प्ट का उकसाना, टू इवॉक, इवॉक का मतलब होता है आह्वान करना, इन्वॉक करना, बुलाना, फियर्स ऑफ सिविल वॉर, उनको इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं उसके पर्टिकुलर कंट्री के अंदर सिविल वॉर ना हो जाए, गृह युद्ध ना हो जाए। एंड क्योंकि आप क्या हो रहा है, जो ज्यूस विजिलेंट्स है, जो अरब मॉब्स है विद इन, अगर बात की जाए इजराइल की, तो उनके बीच में रॉइड्स पैदा हो गए, दंगे पैदा हो गए हैं, तो इसकी वजह से गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। तो इस वजह से जो प्रेसिडेंट रिवलिन है, उन्होंने क्या किया है, आह्वान किया किसका, द गवर्नमेंट टू डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन सम लोकेशन, और मतलब क्या कर दिया उन्होंने, इमरजेंसी की स्थिति क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस के अंदर, क्योंकि वहां पर एक गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, इंक्लूडिंग द सेंट्रल सिटी ऑफ लॉर्ड। अब ये जो लॉर्ड है ये इजराइल की एक सिटी है, उस सिटी के अंदर भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। दिस इज द मोस्ट सीरियस लॉ, दिस इज द मोस्ट सीरियस लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस इजराइल इज फेसिंग इंटरनली सिंस सेकंड इंतिफादा ऑफ 2000। देखिए अब यहाँ पे अगर बात की जाए, दिस इज द मोस्ट सीरियस लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें, नियम कानून कह सकते हैं। अब ये जो क्राइसिस जो पैदा हो रहा है इजराइल फेस कर रहा है इंटरनली, आंतरिक तौर पे इसको, मतलब ये जो एक
मिसमैनेज हो गया है, डिसऑर्डर हो गया क्रिएट, मतलब कहीं ना कहीं जो विजिलेंट्स है, ज्यूस विजिलेंट्स है, अरब मॉब्स है, उनके बीच में रॉइट पैदा हो गए हैं। एट द सेम टाइम देखो, इंतिफादा का जो मीनिंग होता है रिबेलियन और अपराइजिंग, रेजिस्टेंट और मोमेंट, मतलब एक विद्रोह या एक प्रतिरोध आंदोलन होना। कहीं ना कहीं इसराइल के अंदर क्या है, 2000 के अंदर भी एक मतलब क्या हुआ था, एक प्रतिरोध आंदोलन हुआ था, एक विद्रोह हुआ था विद इन, अगर बात करें तो। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ कि इसराइल के लिए ये भी प्रॉब्लम बना हुआ है कि उसका इंटरनल बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है कहीं ना कहीं। जो ज्यूस विजिलेंट है, आर्म मॉब्स है, तो उनमें क्या चल रहा है, एक विद्रोह चल रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ी इंटरनल प्रॉब्लम है इसराइल के लिए। इन रिटर्न इसके जवाब में इसराइल हैज पल्वराइज्ड गाजा। पल्वराइज्ड का जो मीनिंग है यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना, पूरी तरह से नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय गाजा। और इसके जवाब में क्या किया है इसराइल ने, क्योंकि जो इसराइल के खिलाफ जो मतलब एक एंटीफदा, मतलब एक रिबेलियन चल रहा है, विद्रोह चल रहा है। क्योंकि इसराइल क्या करता है, कैप्चर करता पावर को, किसकी, फिलिस्तीन के एरिया को कैप्चर करता, तो उसके खिलाफ एक प्रतिशोध चला हुआ है, एक विद्रोह चला हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसराइल ने क्या किया, इसराइल हैज पल्वराइज्ड गाजा, तो गाजा को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उसने अपनी आर्टिलरी यूज की, बॉम्बार्डिंग की। इन्फ्लेक्टिंग, इन्फ्लेक्टिंग का मतलब विक्टिमाइज्ड अ हैवी कैजुअलिटी ऑन द इम्प्रोवाइज्ड, देखो इम्प्रोवाइज्ड रीजन्स पॉपुलेशन। देखो इम्प्रोवाइज्ड का जो मीनिंग होगा यहाँ पर डेस्टिट्यूट, निसहाय। और उसने क्या किया, कैजुअलिटी का मतलब बहुत बड़ा लॉस कर देना। तो क्या किया इसराइल ने, जो गरीब जो कह सकते हैं जो निसहाय लोग थे उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उनके ऊपर क्या कर दिया, उसने अपनी आर्टिलरी खोल दी, बॉम्बार्डिंग की, उसके ऊपर मतलब तोपे चला दी, ओके, वेपन्स यूज किए। तो इसमें बहुत सारे लोग क्या हुए, कैजुअलिटी हुई, वहां पे बहुत सारे लोग मारे गए हैं। द हाई कैजुअलिटी, ये बहुत भारी भरकम जो नुकसान हुआ है, कैजुअलिटी मतलब डेथ भी बोल सकते हैं, लॉस कह सकते हैं, ऑफ चिल्ड्रन, यानी बहुत सारे जो बच्चे उसमें मारे गए हैं। पॉइंट्स इशारा करना टू द कलेक्टिव पनिशमेंट अप्रोच ऑफ द इजराइल मिलिट्री। और कहीं ना कहीं मतलब इसमें बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं ये जो बात है, ये इस तरफ इशारा करती है कि जो इजराइल की जो मिलिट्री है, उसकी ये जो अप्रोच है बहुत ज्यादा खराब है, उसकी कलेक्टिव अप्रोच है। कोई भी उसके सामने आओ, उसको पनिश करो, उसको जान से मार दो, ये अप्रोच बहुत ही इनजस्टिस है कहीं ना कहीं इजराइल की। इजराइल राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, हाँ ये बात सच है कि इजराइल का राइट है कि अपने आप को डिफेंड कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, विच द यूएस एंड जर्मनी हैव इंडोर्स्ड। इंडोर्स का मतलब अगर की जाए तो इंडोर्स का मतलब समर्थन करना, सपोर्ट करना। और ये जो, हालांकि इस बात का सपोर्ट यूएस ने और जर्मनी ने भी किया था कि इसराइल का राइट है कि अपने आप को डिफेंड कर सकता है, कैन नॉट बी द राइट टू लॉन्च एन इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ऑन सिविलियन ऑफ गाजा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसका राइट तो है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन उसका ये राइट नहीं है कि वो लॉन्च कर दे इनडिस्क्रिमिनेट, मतलब अंधाधुंध बॉम्बिंग ऑन द सिविलियन, आम जनता पर ऑफ गाजा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपने राइट के लिए वो जो सिविलियन आम जनता है जो गाजा की है उसके ऊपर भी बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर दे। अपने राइट के लिए प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन आम जनता को मारे, ये कौन सा प्रोटेक्ट करना हुआ, तो ये राइट नहीं है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और जहां तक दूसरे जो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो अगर समुदाय की बात की जाए, अलग अलग कंट्रीज की बात की जाए, स्पेशली यूएस, यूएस की अगर बात करते हैं, विच इज ए क्लोज एली ऑफ इसराइल। एली का जो मतलब हो गया यहाँ पे, ये मित्र देश हो गया, यानी जिसका मित्र हो गया। हालांकि यूएस जो है इसराइल का एक मित्र देश है, तो उसको क्या करना चाहिए, यूएस को शुड पुट प्रेशर ऑन बोथ साइड्स टू सीज द फायर। और उसको क्या करना चाहिए, यूएस को आकर कहीं ना कहीं मध्यस्थता करनी चाहिए, उसको दोनों जो पर्टिकुलर जो साइड्स हैं, इसराइल है, फिलिस्तीन है, उनको प्रेशर डालना चाहिए कि जिससे कि वो सीज द फायर, जिससे कि वो उनके बीच में अभी जो एक स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, एक वॉर वाली जो स्थिति बनी हुई है, उसको सीज द फायर, उसको क्या करे, वो उसको खत्म करे। एंड दे शुड नॉट डू इट, दे शुड डू इट, उनको जल्दी से, दे शुड डू इट सूनर rather than later, बल्कि उनको ये क्या करना चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी इस बात को करना चाहिए, सीज द फायर। उनको ये जो मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, स्टैंड ऑफ बना हुआ है जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो आ गया है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उनको इसको सूनर करना होगा, जल्दी से जल्दी करना होगा, ना कि लेट एज एवरी डे। क्योंकि जैसा कि हम हर दिन देख रहे हैं, डजन्स आर बीइंग किल्ड इन बॉम्बिंग, क्योंकि डजन्स मतलब 12 होते हैं वैसे डजन, यानी बहुत सारे लोग क्या है, आर बीइंग किल्ड इन बॉम्बिंग, कि बहुत सारे जो इनोसेंट लोग हैं इस बॉम्बिंग के अंदर मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब यूएस को क्या करना चाहिए, मध्यस्थता करनी चाहिए किनके बीच में, इसराइल और
फिलिस्तीन के बीच में। एट द सेम टाइम अगर बात करते हैं फिलिस्तीन और इजराइल को भी इस बात को समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग क्या इनोसेंट लोग भी इसके बारे में इनोसेंट लोग भी इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे जा रहे हैं एंड दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इनको बैठ के बात करना चाहिए। इस जो एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, क्राइसिस पैदा हो गया दोनों के बीच में, तो इसका सॉल्यूशन भी निकालना चाहिए जिससे कि जो इनोसेंट लोगों की जान भी बच सके, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्ड स्लाइड, लेट अस डिस्कस। देखो इस विटनेसिंग ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, आर ग्रिप्ड ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका, सिटीज आपका प्लूरल था तो इसलिए अपने बी का प्लूरल फॉर्म आर यूज कर लिया, उसके बाद अपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली। इम्प्रोवाइज्ड की अगर मैं बात करता हूं, इम्प्रोविशिएट, यस इसका V3 हो गया ये आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है। आर बीइंग किल्ड ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, आर बीइंग किल्ड ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव में भी कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो सारे आपके मेन क्लॉज हैं, पर्पल कलर में आपके फ्रेज है और ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं। नाउ लेट अस डिस्कस रिवीजन पार्ट। अब रिवीजन पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इनडिस्क्रिमिनेट का जो मीनिंग होता है रेकलेस, जिसको आप बोल सकते हैं अंधाधुंध, रेकलेस अंधाधुंध। हाई हैंडेडनेस का जो मीनिंग होता है लॉर्डलीनेस, मतलब जिसका मतलब है मनमानी करना। इम्प्रोविशिएट का मतलब हो गया डेस्टिट्यूट, निसहाय जिसको आप बोल सकते हैं। इंडोस्ड का जो मीनिंग है सपोर्टेड, यानी किसी को समर्थन करना, वो हो गया सपोर्टेड करना, इंडोस्ड हो गया, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखो, एटलीस्ट 119 फिलिस्तीन इंक्लूडिंग 31 चिल्ड्रन हैव बीन किल्ड इन इजराइल अटैक्स ऑन गाजा फॉर 10th May। नाउ माय डियर स्टूडेंट, इफ यू लुक एट थर्ड पार्ट, सी पार्ट को अगर हम ध्यान देखें, जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वहां पर हम फॉर यूज नहीं करते बल्कि सिंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिंस May 10 आ जाएगा, तो सिंस आ जाएगा बिकॉज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं। Israel have vowed to destroy Hamas militant infrastructure। तो इजराइल एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है जो कि सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे आपका हैज आना चाहिए। थर्ड देख लेते हैं, they should do it sooner rather than later as every day dozens are being killed in bombings। देखिए rather जो होता है वो अपने साथ then का कॉम्बिनेशन लेकर चलता है, लेकिन ये वाला then नहीं होता बल्कि THAN ये वाला then होता है। rather अपने साथ THAN ये वाला then लेकर चलता है, राइट। Now let us discuss idiom and one substitute word। देखो आज का हमारा idiom रहेगा out of the blue। out of the blue का मीनिंग जो होता है suddenly and unexpectedly, मतलब जिस चीज अचानक से और जो आपने जिसकी उम्मीद नहीं की थी वो घटित हो जाता है, उसको बोलते हैं out of the blue। देखिए one day एक दिन out of the blue she announced that she was leaving। तो उसने सडनली क्या किया, अनएक्सपेक्टेडली सडनली उसने क्या किया, एक दिन अनाउंस किया कि वो छोड़ रही है, यानी वो जा रही है कहीं ना कहीं। तो ये क्या हुआ, आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, जिसका अचानक से कोई चीज का हो जाना जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, तो वहां यूज करते हैं आउट ऑफ द ब्लू। अब बात कर लेते हैं वन सब्स्टिट्यूट वर्ड का। एक वर्ड है बहुत इंटरेस्टिंग, टी टॉटलर। देखो टी टॉटलर जो होता है उसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम टेकिंग अल्कोहल। एब्सटेंस का मतलब परहेज करना, एक ऐसा इंसान जो कभी पीता ना हो, जो कभी वाइन ना लेता हो, ओके तो उसको बोलते हैं टी टॉटलर। एक ऐसा इंसान जो कभी वाइन ना लेता हो, कभी भी इंटॉक्सिकेटेड थिंग्स जो होती हैं, नशे करने वाली चीजें होती हैं, उनको ना लेता हो, तो उनको बोलते हैं टी टॉटलर। टी टॉटलर, राइट। So this is all about from my side, dear readers. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.